डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड्स में। स्टार्ट। वर्ष 1988 में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना हुई। वर्ष 1953 में नियंत्रण रेखा पर शांति और सद्भाव बनाए रखने का समझौता हुआ तथा वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान सीमा विवाद का हल निकालने के लिए विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति हुई। पैरा। इससे पूर्व वर्ष 1956 में भारतीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने चीन की यात्रा की तथा सीमा विवाद हल करने के लिए पहल की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निम्न सहमति बनी थी। सीमा विवाद हल करने के लिए मित्रतापूर्ण एवं शांतिपूर्ण परामर्श की जरूरत है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर न्यूनतम सैनिकों की तैनाती सैन्य अभ्यास करने से पहले एक दूसरे को सूचित करना, दोनों एक दूसरे के वायु क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करेंगे। पैरा। इसी क्रम में वर्ष 2013 में दोनों देशों के बीच सीमा रक्षा सहयोग का समझौता हुआ, जिसके महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं। दोनों देशों की सीमा पर नशीली दवाओं, हथियारों तथा वन्य जीवों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त पेट्रोलिंग करना, सीमा पर दोनों सेनाएं एक दूसरे का पीछा नहीं करेंगी, सीमा पर उत्पन्न होने वाले विवाद का शांतिपूर्ण व बातचीत द्वारा हल निकालना, सीमा पर सैन्य अधिकारियों के बीच वार्ताएं आयोजित करना आदि। पैरा। वर्ष 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद सितंबर 2017 में ही शियामेन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं द्वारा आपसी मुलाकात में आपसी सहमति द्वारा सीमा विवाद के हल पर बल दिया गया। इसी प्रकार वुहान में अप्रैल 2018 में प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के नेताओं ने सीमाओं के प्रबंधन की दिशा में विश्वास एवं आपसी समझ बनाने की दिशा में रणनीति मार्गदर्शन जारी किया गया। पैरा। जून 2020 में गलवान घाटी विवाद के संबंध में भी सैन्य एवं राजनीतिक स्तर पर वार्ता चल रही है। आशा है कि जल्द ही इस संबंध में दोनों देश वार्ता के द्वारा मुद्दे का समाधान कर लेंगे। भारत तथा चीन दोनों देशों ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे पर किसी की मध्यस्थता नहीं ली जाएगी तथा दोनों देश स्वयं इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पैरा। शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत चीन के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के बावजूद कुछ विचारकों का मानना है कि चीन सदैव भारत के लिए एक खतरा है, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। सीमा विवाद के संदर्भ में यह सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि भारत चीन के बीच समूची 4057 किलोमीटर की सीमा रेखा का सीमांकन अभी तक नहीं किया गया है। पैरा। कुछ विचारकों का मानना है कि सीमा विवाद का समाधान चीन के साथ मधुर संबंध कायम करने के लिए अनिवार्य शर्त है, लेकिन पर्याप्त नहीं। इस सीमा विवाद का मूलभूत कारण चीन की आक्रामक विदेश नीति है। चीन विश्व के समक्ष यह प्रदर्शित करना चाहता है कि सीमा विवाद
के समाधान न होने का मूल कारण भारत है। वस्तुतः चीन समस्या समाधान के लिए भारत पर निरंतर दबाव बनाए रखना चाहता है। दोनों देशों के बीच विवाद को निम्न प्रकार सुलझाया जा सकता है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को रणनीतिक मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। मैत्रीपूर्ण सहयोग की सामान्य प्रवृत्ति को विकसित करने पर बल देना चाहिए। सीमाओं को परिभाषित करने के साथ ही उनका सीमांकन और परिसीमन भी किया जाना चाहिए, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भय का दूर हो तथा संबंधों को मजबूती मिले। भारत को अन्य एशियाई देशों के साथ कूटनीतिक और समाहरी सहयोग बढ़ाकर अपनी स्थिति को मजबूत करने की ज़रूरत है। दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण करने से बचना चाहिए। सीमा विवाद में उलझने के बजाय आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोनों देशों को संबंधों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए तथा राजनैतिक व प्रशासनिक स्तर पर गतिरोधों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। पैरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2020 में भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया गया। कोविड-19 महामारी एवं वैश्वीकरण में बदलती आत्मनिर्भरता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने बताया कि भारतीय आत्मनिर्भरता 5 स्तंभों जैसे अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसांख्यिकी तथा मांग पर खड़ी होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की गई है। पैरा प्रधानमंत्री ने कहा कि अब लोकल उत्पादों का प्रयोग करने, गर्व से इसका प्रचार करने तथा वैश्विक बनाने का समय आ गया है। तभी मेक इन इंडिया के सपनों को भी पूरा किया जा सकेगा। अतः सभी भारतीय उत्पादों का लोकल से ग्लोबल बनने का बड़ा अवसर है। इसलिए वोकल फॉर लोकल बने, तभी भारत अपनी स्वनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। पैरा वोकल फॉर लोकल भारत के मेक इन इंडिया की थीम को स्पष्ट करता है, जो लोकल विनिर्माण, लोकल बाजार और लोकल आपूर्ति श्रृंखला के महत्व को सिखाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी भारतवासी न केवल लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें बल्कि गर्व से प्रचार भी करें। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस महामारी ने हमें लोकल के महत्व को समझाया है। इसने हमें अवसर प्रदान किया है। वर्तमान में वैश्वीकरण के दौर में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है। इसलिए भारत भी अपनी आत्मनिर्भरता को वोकल फॉर लोकल से पूरा करने की दिशा में बढ़ना चाहता है। पैरा इसके साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि लोकल का मतलब केवल भारतीय कंपनियों के बनाए गए उत्पादों से नहीं बल्कि देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बनाए गए उत्पाद भी शामिल होंगे। इस प्रकार वोकल फॉर लोकल के तहत स्वदेशी को अपनाते हुए मेक इन इंडिया के लक्ष्य को समाहित करते हुए लोकल उत्पादों का वैश्विक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, जिससे भारत
आत्मनिर्भर बनने के साथ ही भूमंडलीकरण के दौर में दूसरे देश के लिए मार्गदर्शक भी बनेगा। वोकल फॉर लोकल का मंत्र वर्ष 1905 में हुए स्वदेशी आंदोलन को याद दिलाता है, जो अपने देश का अथवा अपने देश में निर्मित वस्तुओं की याद दिलाता है। अतः भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पुनः स्वदेशी आंदोलन की तर्ज पर ही भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया गया है। वर्तमान में अधिकांश आधारभूत आवश्यक उत्पादों पर विदेशियों का अधिकार पाया जाता है। प्रधानमंत्री ने खादी और हथकरघा जैसे लोकल उत्पादों का उदाहरण देकर इसकी रिकॉर्ड मांग के बारे में भी बताया। वर्तमान में भी अधिकांश आधारभूत आवश्यक उत्पादों पर विदेशी देशों का अधिकार पाया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के आह्वान के पश्चात बड़ी उपभोक्ता कंपनियां अपने विज्ञापन और विपणन कैंपेन में वोकल फॉर लोकल पर जोर दे रही है। पारेल जी बिस्कुट कंपनी ने भी स्वदेशी थीम वाले विज्ञापन जारी किए हैं। फसल जाति स्थानीय उत्पादों का महत्व वैश्वीकरण के दौर में विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा अपनाई गई संरक्षणवादी नीतियों के तहत भी देखा जा सकता है, जिसकी वैश्विक पटल पर कुछ देशों के द्वारा आलोचना भी की जाती रही है। इसी को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने माना कि आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आ गया है। इसे कोरोना महामारी के संकट ने और स्पष्ट कर दिया, क्योंकि इस दौरान देश के स्थानीय उत्पाद ही काम आए। इस प्रकार इस मंत्र से देश के स्थानीय उत्पादों को ब्रांड नाम मिलेगा, वैश्विक निर्यात में बढ़ावा मिलेगा तथा वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। हालांकि भारत की प्राचीन औषधियों आज भी वैश्विक बाजार में भारत को महत्व प्रदान करती हैं। अतः प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोकल, वोकल तथा ग्लोबल की बात कही है। इससे जो विदेशी सामान हमारे घर में विभिन्न नाम से मौजूद है, उसे स्थानीय उत्पादन प्रतिस्थापित कर सकेंगे। स्वदेशी अर्थात लोकल उत्पाद न केवल उत्पादन को बढ़ावा देता है, बल्कि रोजगार के साथ कई अवसर तथा संभावनाओं को जन्म देता है। यह विशेषकर देश के MSME के लिए अवसर प्रदान करता है, जिस पर देश की करोड़ों लोगों की आजीविका निर्भर करती है। भारत जैसे देश के लिए यह अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में युवा वर्ग की संख्या सर्वाधिक है। साथ ही प्रधानमंत्री ने तो MSME को आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का मजबूत आधार माना है। यह देश के संरक्षित लोकल उत्पादों को विश्व में पहचान दिलाएगा। उत्पादों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी से देश में चीन जैसे देश के उत्पादों की मांग स्थानीय स्तर पर घटेगी। आर्ट क्राफ्ट जैसे कार्यों को नए मुकाम पर ले जाने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल लोकल व्यवसायी बल्कि बुनकर और कारीगरों को भी काम मिलेगा। तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता का अवसर मिलेगा। भारत आर्थिक रूप से संपन्न हो सकेगा। देश की आवश्यकता अर्थात मांग को पूरा करने में संभव हो
सकेगा। साथ ही बदलते समय में आत्मनिर्भरता की बदलती परिभाषा में भारत को स्थापित करने का अवसर मिल सकेगा। उदाहरण स्वरूप अमूल्य ब्रांड के उत्पादों को वैश्विक बनाया जा सकेगा। पैरा इसी उद्देश्य से सभी भारतीयों से लोकल उत्पाद का प्रयोग करने तथा प्रचार करने का आह्वान किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने अवसरों को पहचानते हुए कहा है कि यदि भारत के लोग स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग बढ़ा दें तो भारत न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होगा बल्कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ मेक इन इंडिया का सपना साकार होगा। पैरा भारत को स्वनिर्भरता बनाने वाले वोकल फॉर लोकल मंत्र की सबसे बड़ी चुनौतियां स्थानीय उत्पादों को लेकर है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया का सफल क्रियान्वयन न होना तथा चीनी उत्पादों का भारत के घरेलू बाजार में बड़े पैमाने पर मौजूद होना भी प्रमुख चुनौती है। इसके अतिरिक्त देश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के पास पर्याप्त वित्त का उपलब्ध न होना, लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने में निवेश की कमी तथा भारत के निर्मित उत्पादों का आयातित उत्पादों की तरह गुणवत्तापूर्ण का न होना आदि है। इसके अतिरिक्त भारतीय उत्पादों को विदेशी ब्रांड की वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। भारत के पास सूती वस्त्र उद्योग हैं, प्राचीन व्यापक बाजार हैं, किंतु आज इसे वैश्विक बाजार में मूल्य एवं गुणवत्ता को लेकर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। यही समस्या भारत के अन्य उत्पादों को लेकर भी है जिनकी गुणवत्ता का स्तर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अनुकूल नहीं है। पैरा अधिक वित्तीय तथा तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता भी चुनौतीपूर्ण है। भारत के केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण सुगमता उपायों का लाभ भी सभी उत्पादकों को नहीं हो पाता है। वर्तमान आत्मनिर्भर भारत के आर्थिक पैकेज के तहत लोकल, वोकल तथा ग्लोबल की अवधारणा को साकार करने हेतु व्याप्त चुनौतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। पैरा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वोकल फॉर लोकल को आत्मसात करना होगा, इसे बढ़ावा देना होगा तथा आत्मनिर्भर के आर्थिक पैकेजों का सदुपयोग करना होगा। तभी भारतीयों के लिए तथा भारतीयों द्वारा निर्मित उत्पादों की क्षमता व गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो सकेगी तथा भारत की तरक्की भारतीयों और भारतीयों द्वारा बनाई गई वस्तु से हो सकेगी। पैरा अतः इसे बढ़ावा देकर अपनाकर मेक इन इंडिया के सपने को साकार कर सुधारात्मक उपायों को अमल में लाकर तथा बदलते वैश्वीकरण में भारत को सशक्त बनाकर ही आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है तथा प्रधानमंत्री के दिए गए मंत्र लोकल को वोकल और ग्लोबल बनाने को साकार किया जा सकेगा। पैरा संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी का भयावह रूप फैला हुआ है और विश्व के साथ भारत भी वैश्विक महामारी कोविड-19 का सामना कर रहा है। भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारें इस महामारी से निपटने हेतु युद्ध स्तर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है तथा इसी क्रम में प्रौद्योगिकी का भी सहारा लिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इस ऐप के लॉन्च होते ही एक नए विवाद का जन्म हो गया।
कई विशेषज्ञों व कानूनविद ने इस ऐप की प्रभावकारिता और सुरक्षा व गोपनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, जबकि सरकार का कहना है कि महामारी के इस दौर में व्यक्ति का जीवन बचाना सर्वोपरि है। साथ ही इस ऐप के प्रयोग से किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत डेटा का गोपनीयता भंग नहीं हो रही है। पैरा आरोग्य सेतु ऐप को सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से तैयार एवं गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों एवं उपायों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना है। यह ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है तथा इसमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी दी गई है। इस ऐप के द्वारा किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के जोखिम का अंदाज़ा लगाने के लिए ब्लूटूथ तकनीक, एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंगापुर में प्रयोग किए जा रहे ट्रेस टुगेदर से प्रेरित आरोग्य सेतु ऐप एक बार स्मार्टफोन में इंस्टॉल होने के पश्चात नज़दीक के किसी फ़ोन में आरोग्य सेतु के इंस्टॉल होने की पहचान कर सकता है। पैरा यह ऐप उपयोगकर्ता के दायरे में आने वाले कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों का विश्लेषण परिष्कृत मापदंडों के आधार पर करते हुए संक्रमण के जोखिम की गणना करता है तथा आवश्यक होने पर एकांतवास सुनिश्चित करने हेतु समय पर कदम उठाने में मदद करता है। पैरा इस ऐप की मदद से लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में मदद मिल रही है। यह ऐप लोगों को वायरस से संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाने पर सतर्क करेगा। यह ऐप केवल नवीनतम मामलों का पता लगाएगा और केवल उन्हीं लोगों को सतर्क करेगा जो संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहे हैं। इस ऐप से कोविड-19 संक्रमण के जोखिम का आकलन करने और आवश्यक होने पर संबंधित व्यक्ति या क्षेत्र को दूसरे लोगों से अलग करने के लिए सरकार को समय पर कदम उठाने में मदद मिलती है। यह ऐप हरे और पीले रंग के कोडों में जोखिम के स्तर को दिखाता है। साथ ही यह सुझाव देता है कि आपको क्या करना चाहिए। इस ऐप की मदद से हेल्पलाइन नंबर का भी पता लगा सकते हैं। यह ऐप एक चैटबॉट से भी लैस है जो कोविड-19 पर सभी बुनियादी सवालों का जवाब देता है। यह ऐप उपयोगकर्ता को सुरक्षात्मक उपायों के बारे में और वैश्विक महामारी के समय सामाजिक दूरी आदि को कैसे बनाए रखना है के बारे में भी बताता है। इस ऐप के द्वारा एकत्र किए गए डेटा को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा गया है: जनसांख्यिकीय संबंधी डेटा, संपर्क संबंधी डेटा, स्व-मूल्यांकन संबंधी डेटा तथा स्थान संबंधी डेटा। इन सभी डेटा को संयुक्त रूप से प्रतिक्रिया डेटा कहते हैं। जनसांख्यिकीय डेटा के अंतर्गत नाम, आयु, लिंग, पेशा, मोबाइल नंबर, यात्रा विवरण जैसी जानकारी शामिल की जाती है। संपर्क संबंधी डेटा किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में होता है जो ऐप के उपयोगकर्ता के संपर्क में आया है। इस प्रकार के डेटा में संपर्क अवधि,
व्यक्तियों के बीच की दूरी, भौगोलिक स्थान आदि को शामिल किया जाता है। स्व-मूल्यांकन संबंधी डेटा में ऐप के प्रयोगकर्ता द्वारा ऐप में मौजूद स्व-मूल्यांकन परीक्षण में दी गई प्रतिक्रियाओं को शामिल किया जाता है। स्थान संबंधी डेटा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की भौगोलिक स्थिति का विवरण शामिल होता है। पैरा आरोग्य सेतु ऐप को लेकर कुछ विशेषज्ञों ने जितना निजता संबंधी चिंता प्रकट की है। यद्यपि भारत सरकार का कहना है कि किसी व्यक्ति की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु लोगों का डेटा उसके फ़ोन में लोकल स्टोरेज में ही सुरक्षित रखा जाएगा तथा इसी डेटा का प्रयोग तभी होगा जब उपयोगकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएगा जिसकी कोविड-19 की जांच सकारात्मक रही हो। इसमें डेटा संग्रहित करने तथा इसके उपयोग को लेकर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। साथ ही सरकार की तरफ से ऐसी कोई गारंटी नहीं दी गई है कि स्थिति सुधरने के बाद इस डेटा को नष्ट कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए एकत्रित किए जा रहे डेटा के प्रयोग में लाए जाने से निजता के अधिकार का हनन होगा। आधार की ही तरह आरोग्य सेतु को एक बड़े सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निजी गोपनीय जानकारी से युक्त किया गया है, लेकिन एक वैधानिक ढांचे के बिना और डेटा सुरक्षा कानून की अनुपस्थिति में इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। कोविड-19 के संदर्भ में सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि सरकारें स्वयं मरीजों और संभावित संक्रमित लोगों की संवेदनशील जानकारी उपलब्ध करा रही है। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के उपयोग की शर्त के अनुसार उपभोक्ता जानकारी लीक होने या अनधिकृत उद्देश्य के लिए इसके उपयोग किए जाने की स्थिति में सरकार ऐप के उपयोगकर्ता के लिए उत्तरदायी नहीं है। पैरा आरोग्य सेतु ऐप की गोपनीयता के संदर्भ में यह कहा गया है कि डेटा का अनामकरण कर उसे भविष्य में उपयोग के लिए सरकार के पास संग्रहित किया जाएगा, परंतु इस प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का उल्लेख नहीं किया गया है। डेटा अनामकरण भी डेटा की सुरक्षा के लिए ही साधन नहीं है। स्मार्टफोन ऐप से एकत्र बिग डेटा के आधार पर संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग हो सकता है। विज्ञान पत्रिका नेचर ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि ऐसे अनेक ऐप एवं वेबसाइट है जो सरकारी वेबसाइट से वायरस से संक्रमित लोगों की जानकारी लेकर प्रसारित कर रही है। सरकारें इन डेटाओं के माध्यम से नागरिकों की गतिविधियों पर निगरानी कर सकती है। पैरा ऐसी स्थितियों में निजता की हनन से कोई भी व्यक्ति सामाजिक भेदभाव का शिकार हो सकता है। इसकी वजह से लोग वायरस का टेस्ट कराने से भी बचेंगे, क्योंकि अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उन्हें अपनी जानकारी सार्वजनिक होने का डर रहेगा। इस ऐप के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा का एक दुरुपयोग यह हो सकता है कि ई-कॉमर्स कंपनियां ऐसे लोगों की नेगेटिव लिस्ट बना लेगी और संक्रमण के डर से उनके निवास स्थान पर सामान डिलीवरी से इनकार कर सकती है। एकत्र किए जा रहे डेटा के माध्यम से इस समस्या के समाप्त
होने के बाद भी सरकारें नागरिकों की गतिविधियों की निगरानी कर सकती है। पैरा वस्तुतः निजता वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा के लिए जरूरी है। निजता हमें यह निर्णित करने का अधिकार देती है कि हमारे शरीर व हमारे विचारों पर किसका महत्व है। यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज हम संकट के दौर से गुजर रहे हैं तथा कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए असाधारण उपाय की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में आरोग्य सेतु ऐप को लाया गया है, जिसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। अतः सरकार का यह दायित्व है कि आम लोगों की सभी शंकाओं का समाधान करे। स्टॉप।